क्वेश्चन नंबर 30 है मल्टीपल थ्योरी ऑफ क्राइम कॉजेशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे वो कोई अलग वाला थ्योरी नहीं है जो हम लोगों ने पढ़ा था, प्रिवेंटिव थ्योरी या डिटरेंट थ्योरी, वैसा थ्योरी नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्राइम जो होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, मल्टीपल थ्योरीज मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण अपराध होता है। यहाँ पे उस थ्योरी का मतलब ये है। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल थ्योरी है इसका ये मानना है कि कोई भी क्राइम जो होता है ना वो किसी एक कारण से नहीं होता है, बहुत सारी चीजें जो है उसके लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ये थ्योरी बताती है कि क्राइम के लिए कोई एक वजह जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं। सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो मिल के कहीं ना कहीं अपराध के कॉजेशन में अपना रोल निभाता है। ठीक है, ये बताता है। अभी मैं पढ़ देता हूँ, ये इन शॉर्ट में था। जैसे अभी मैंने बताया इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, मतलब उसके पास पैसा नहीं होगा, अचानक से पैसे की ज़रूरत होगी, माँ इसका मर्डर करोगे 10 लाख रुपए मिलेगा, तो वो नहीं करेगा। वो तो सोचेगा कि भाई 10 लाख मिल रहा है, मेरे को ज़रूरत भी है, चल भाई इसको मार देते हैं। तो मैं एक रीज़न बता रहा हूँ मैं कि क्यों अपराध होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर का मैंने अभी एग्जांपल बताया। तो द मल्टीपल थ्योरी ऑफ क्राइम कॉजेशन एक्सप्लेन दैट नो सिंगल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम, इंस्टीड crime result from a combination of social factors, economic factors, psychological factors, biological factors etc. ठीक है, अभी ही बताया मैंने कि कोई भी क्राइम जो होता है वो किसी एक कारण से नहीं होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसमें। ठीक है, उसी कारणों का यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। मीनिंग क्राइम इज मल्टी फैक्टोरियल, मतलब क्राइम जो होता है किसी एक फैक्टर पे बेस्ड नहीं होता है, मल्टी फैक्टर पे बेस्ड होता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल, इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है। आप किस वातावरण में रह रहे हो, किस इन्वायरमेंट में, ये आपको पता है। क्या पता वहाँ पे सब वैसे ही लोग हों तो आप भी वैसे ही बनोगे। अब 10 चोर के घर में अगर आप खाना खाओगे और 10 चोर के साथ उठोगे बैठोगे, तो आप क्या वहाँ पे साधु संत वाला एक्ट करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका संगत ही वही है। तो जैसा संगत वैसा रंगत। तो ऐसा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपके क्राइम्स होते हैं वो मल्टी फैक्टोरियल होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं। कभी कभी पर्सनल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर में आके इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, recognize the complexity of criminal behavior, integrates different criminological theories for a comprehensive understanding की कॉजेस ऑफ क्राइम। यहाँ हमने पढ़ा कि बहुत सारे अपराध के कारण होते हैं। तो क्या क्या होते हैं कारण? पहला होता है बायोलॉजिकल कारण। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक ट्रेट्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरेडिटी, ये सब जो है कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल फैक्टर माने जाते हैं जो अपराध के होने के कारण बनते हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर, पर्सनालिटी आपका वैसा है, या आपको मेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, या आप इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हो, तो ऐसे भी अपराध हो सकते हैं। तीसरा है सोशल फैक्टर, फैमिली इन्वायरमेंट, घर में मारपीट होते रहता है, पीर प्रेशर है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, तो ये भी आपके क्राइम के करने में योगदान देता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर, पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, ठीक है, असमानता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है, मेरा दोस्त अमीर हो गया, मैं गरीब हो गया, अब हमारे दोनों के बीच असमानताएं आ गई। ठीक है, अब मैं अपने दोस्त को टैकल करने के लिए मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं अमीर बनने की कोशिश करूँगा तो मुझे कुछ
ऐसा करना पड़ेगा जिससे जल्दी अमीर बनूं। अब एक एक रुपए जोड़ के तो अमीर बनूंगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा, तो इकोनॉमिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं अपराध के कारण होते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, आप कैसे माहौल में रह रहे हो, क्राउड एरिया है, शांत एरिया है, ठीक है, अर्बनाइजेशन है या रूरलाइजेशन है, ऐसा कुछ सिचुएशन है वहाँ पे, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से कारण बनता है आपके अपराध करने के, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल थ्योरी ऑफ क्राइम कॉजेशन है, इसका मानना है कि अपराध कोई एक फैक्टर के कारण नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके मिलने से अपराध होता है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स का यहाँ जिक्र किया गया था, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। समझ में आया ये सभी को? क्लियर है? सिन एंड क्राइम, सिन एंड क्राइम, सिन का मतलब क्या होता है? पाप, ठीक है, जिसको दूसरे भाषा में तो मुझे नहीं मालूम भाई, हिंदी में ही पता है कि सिन का मतलब पाप होता है, ठीक है। पाप बोल लो या गलत काम बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है, वैसा होता है। और क्राइम का मतलब क्या होता है? अपराध होता है। तो जब हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें दोनों पढ़ना पड़ता है, सिन भी और क्राइम भी। सिन क्यों पढ़ते हैं? तो आपको पता होगा, जब हमारे पास भारत में कोई कानून नहीं था, ठीक है, तो हम लोग कैसे चलते थे? हमारे रिलीजन के हिसाब से चलते थे, ठीक है। तो हमारे रिलीजन के हिसाब से जो हमें बताया गया, हम उसके हिसाब से चलने लगे। तो उस समय पे तो ऐसा कुछ नहीं था कि तुम ये काम करोगे तो ये अपराध हो जाएगा, तुमको जेल भेज दिया जाएगा। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे ये था कि तुम गलत काम करोगे तो तुम पाप करोगे, ठीक है, और तुम अगर पाप करते हो तो तुमको नर्क में जगह मिलेगा, तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम धीरे धीरे डेवलप हुए तो जो हमें नहीं करना चाहिए था, जो गलत था, वो अब सिन नहीं है, अब वो क्राइम हो गया है, ठीक है। किसी को मारना, किसी को गाली देना पहले जमाने में पाप माना जाता था, आज के जमाने में ये अपराध है, ठीक है, क्राइम है। तो हम इसीलिए दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से उसको सिन मानते आ रहे हैं, और बाद में जब हम डेवलप हुए, इवॉल्व किए सारे लॉज वगैरह, ठीक है, तो हमने उसको क्राइम का नाम दिया। क्राइम कहीं ना कहीं डीपली रूटेड है, किससे? सिन से, ठीक है, क्योंकि सिन बहुत पहले से चलते आ रहा है, ठीक है। और जैसे क्राइम के बहुत टाइप होते थे, उसी तरीके से सिन के भी उस जमाने में बहुत टाइप होते थे, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास कोई लॉ नहीं था एंशिएंट पीरियड में, तो रिलीजन, मोरल वैल्यूज, एथिक्स, ठीक है, इसी से हमारे जो नियम है वो चलते थे, कानून जो है इसी हिसाब से गवर्न होता था, ठीक है। तो जब हम कुछ गलत करते थे तो उस समय पे, जैसे हमने किसी चींटी को मार दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, तो उस समय पे ये माना जाता, उस समय पे तो कोई लॉ नहीं था कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो उस समय ऐसा माना जाता था कि नहीं, तुमने ये पाप किया है और तुमको अब नरक में जगह मिलेगा। तो लोग उस हिसाब से भी डरते थे। पहले के जमाने में लोग पाप करने से भी डरते थे, आज तो बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं, पाप का तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो ऐसा है। तो क्योंकि हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें एंशिएंट पीरियड के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, इसीलिए सवाल में है, ठीक है। अब यहाँ पे सिन क्या होता है? सिन तो मैंने बता ही दिया आपको। सिन कोई ऐसी चीज होती है उस समय के हिसाब से जो आपको नहीं करने चाहिए, अपराध नहीं है, उसको सजा नहीं मिलेगा अभी आज के जमाने में, लेकिन आपको मोरली गलत लगेगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो क्योंकि उस समय पे हमें बताया गया था कि ये पाप है, ये पुण्य है, किसी को पैसे दोगे तो ये पुण्य है, तुमको स्वर्ग मिलेगा, किसी का पैसा छीन लोगे तो ये पाप है, तुमको नरक मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा, तो सिन का मतलब ऐसा होता था कि आपके मन में लगे कि नहीं ये बहुत गलत है और आपको उसका पश्चाताप भी हो, तो समझ लो वो सिन है। और क्राइम वो जो आपको करने से पनिशमेंट मिलेगा, जैसे माँ की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है,
और मैंने माँ को बड़ा बुरा भला कहा, भैया को बुरा भला कहा, या पड़ोसी है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैंने गाली गलौज किए, ठीक है, या कुछ ऐसे बिहेवियर किए जो मुझे नहीं करने चाहिए, मोरली रॉन्ग है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का उस समय पे सिन हुआ करता था, ठीक है। तो क्राइम जो है वो मॉडर्न लॉ के हिसाब से पनिशेबल है, ठीक है, और सिन जो है वो डिवाइन लॉ के हिसाब से गलत है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो यही है क्राइम और सिन का कॉन्सेप्ट, पाप और अपराध में अंतर। अभी मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा, ये इन शॉर्ट था कि यही चीजें हैं इसमें। Sin and crime are related but distinct concept in criminology, often discussed to differentiate moral wrongdoing from legal offenses. ठीक है, जो हम सिन करते थे वो मोरली रॉन्ग करते थे, ठीक है, तभी तो बताया जाता था ना, तूने ये गलत किया, ये पाप है, तुमको अब नरक में मिलेगा जगह, ठीक है। और जो अभी के हिसाब से गलत है वो लीगल ऑफेंस है, और ऑफेंस है तो आपको भाई पनिशमेंट तो मिलेगा, ठीक है। तो सिन ए वायलेशन ऑफ मोरल और रिलीजियस प्रिंसिपल, ठीक है। सिन का मतलब क्या कि आपने कोई ऐसे मोरल और रिलीजियस प्रिंसिपल थे या बिलीफ था जिसको आपने वायलेट किया, ठीक है। और ये किससे जज्ड होता है, किससे गवर्न होता है, तो रिलीजन और सोसाइटी से। क्राइम क्या है, क्राइम एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय द स्टेट। क्राइम का मतलब कि ये मॉडर्न लॉ में प्रोहिबिटेड है और आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए सिन जो है वो रिलीजियस और मोरल रॉन्ग है, जबकि क्राइम क्या है, वो लीगल है और सरकार आपको पनिशमेंट देगा। सिन में क्या होता था पनिशमेंट, आपको मतलब स्पिरिचुअल या सोशल या मोरल, या उसको बोल सकते हैं स्वर्ग या नरक में। अगर आप इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं तो आप बोल सकते हैं जन्नत या जहन्नुम में, ठीक है। या अगर आप क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं तो आप बोल सकते हैं हेवन या हेल में, ठीक है। तो सिन का जो पनिशमेंट है वो आपको स्वर्ग या नरक में जाने से मिलेगा, जबकि क्राइम में आपको फाइन या इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, ठीक है। सिन क्या है, एथिकल एंड मोरल रॉन्ग है, जबकि क्राइम लीगल रॉन्ग है। सिन में क्या आ सकता है, अडल्ट्री, आपकी शादीशुदा जिंदगी है और आप किसी और महिला के साथ अफेयर में हो, हालांकि ये अपराध भी है, ठीक है। आज के ज़माने में अपराध तो नहीं है, अपराध के श्रेणी से भी हटा दिया गया है, डाइवोर्स का एक ग्राउंड होता है, लेकिन उस जमाने में इसको सिन माना जाता था, पाप, कि आप अपने पति को धोखा दे रही हो, पतिव्रता नारी होती थी उस समय पे, ठीक है। किसी से झूठ बोलना, ये सब सिन था, ठीक है। क्राइम क्या है, थेफ्ट करो, मर्डर करो, रेप करो, ये सारे क्राइम है। तो ये सारी चीजें हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन सिन एंड क्राइम क्या है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। और ये जो सिन है वो कहीं ना कहीं क्राइम का क्या बोलते हैं, एक मतलब मॉडर्न वो है एस्पेक्ट। ये जो क्राइम है वो कहीं ना कहीं सिन का मतलब परिवर्तित रूप है। पहले उस जमाने में जब गलत होता था तो वो सिन होता था, आज के जमाने में हम उसको पाप बोल सकते हैं, ठीक है। उस जमाने में लोग पाप नहीं, आप आज भी मानते हैं कि किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, एक क्राइम नहीं करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं उस बिलीफ को अभी भी मानते हैं कि ये करना पाप है, ये करना सही है, ठीक है। तो सिन के आधार पर भी बहुत सारे अपराध नहीं होते हैं। जो लोग मानते हैं ये सिन, जो मतलब पाप में मानते हैं, तो भाई ये नहीं करना चाहिए, किसी का 1 रुपया नहीं खाना चाहिए, पाप है, तो वो सही में वैसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपराध को कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिन और क्राइम दोनों इंटर रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग इसमें समझ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलीजन एंड क्राइम, धर्म और अपराध, ठीक है। धर्म और अपराध भी कहीं ना कहीं जो अभी हमने सिन और क्राइम पढ़ा वैसे ही है। यहाँ पे हमें क्या समझना है,
तो क्रिमिनोलॉजी जो है ये मानता है कि धर्म जो है कहीं ना कहीं, रिलीजन जो है कहीं ना कहीं क्राइम को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब कैसे करता है तो मैं बताऊं। देखिए, हर धर्म में, आप किसी भी धर्म में देख लो, वैसे देखो कट्टरवाद हर धर्म में है, ठीक है, लेकिन हम अगर उस कट्टरवाद को छोड़ दें तो हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं, हर धर्म में। चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता की बात कर लो, चाहे वो कुरान की बात कर लो, चाहे वो बाइबल की बात कर लो, हमें हर धर्म का जो ग्रंथ है वो अच्छा ही सिखाता है, ठीक है। तो जब हमें अच्छा सिखाएगा तो हम गलत कैसे करेंगे? नहीं कर सकते है ना। लेकिन अब उसी में कुछ ऐसे होते हैं जो अपराध करते हैं, ठीक है। तो रिलीजन और क्राइम हम क्रिमिनोलॉजी में इसीलिए पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं क्राइम को रोकने में रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है। आज भी देखो किसी भी घर में, चाहे वो हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, हर किसी के घर में बचपन में बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जाती है, ठीक है। उनको बताया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, किसी को दान देना चाहिए, किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए, किसी को गलत मतलब गाली गलौज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर रिलीजन में सिखाया जाता है कि दया क्या है, ईमानदारी क्या है, करेक्ट सिखाया जाता है ना। तो हम जब सही चीजें हम रिलीजन के आधार पर बच्चों को सिखाते हैं तो वो बच्चा आगे चल के क्या करेगा? आगे चल के अच्छा काम करेगा, ठीक है। क्रिमिनल टेंडेंसीज उसमें नहीं रहेंगी, नहीं रहेगा ना। जब मेरे घर में मुझे बताया जाए कि भाई किसी महिला को मत देखना या किसी को गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए, ठीक है, और ये पाप है, इसके बाद किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए, हो सके तो पैसा किसी को गरीब को देना चाहिए ताकि उसका परिवार चले, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो वो बड़ा होके भी संभवतः अच्छा ही बनेगा, ठीक है। तो जब वो अच्छा बनेगा तो कहीं ना कहीं रिलीजन तो आया ना लाइमलाइट में, कि रिलीजन के आधार पर वो बंदा अच्छा बन गया, ठीक है। तो रिलीजन कहीं ना कहीं क्राइम प्रिवेंशन के तौर पे काम आता है, ठीक है। अब यही रिलीजन है, हर रिलीजन में ले लो, चाहे वो हिंदुइज्म में ले लो। हिंदुइज्म में क्या है? स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट है। अगर आप अच्छा काम करोगे स्वर्ग मिलेगा, अगर आप गंदा काम करोगे, गलत काम करोगे, नर्क में जाओगे। आप इस्लाम में ले लो, अच्छा काम करोगे आपको जन्नत मिलेगा, अगर आपने गलत काम किया आपको जहन्नुम मिलेगा। क्रिश्चियनिटी में ले लो, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको हेवन मिलता है, ठीक है, अगर आप गलत काम करोगे तो हेल में जाओगे। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं रिलीजन तो हमें सिखाता है ना कि भाई तुम अगर अच्छा करोगे तो ये सारी चीजें हैं तुम्हारे लिए। हम अगर तुम गलत करोगे तो तुमको ऐसे ऐसे मतलब नर्क में जाओगे, एकदम यमराज तुमको खौलते तेल में डुबाएगा ऐसा कुछ, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं रिलीजन भी इंसान को मोटिवेट करता है कि अपराध न करे। हाँ, अब यही है बात कि ये हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। रिलीजन कहीं ना कहीं अपराध को रोकने का काम करता है, तो कई बार रिलीजन के आधार पर ही अपराध बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कट्टरवाद हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, कम्युनल वायलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण रिलीजन ही जिसको क्राइम को रोकने के लिए माना जाता है, कभी कभी वही क्राइम का कारण बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्राइम को रिलीजन से इंटरकनेक्ट करके पढ़ते हैं कि भाई कहीं ना कहीं रिलीजन जो है क्राइम से मतलब जुड़ के काम करता है और क्राइम को रोकने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करता है, ठीक है। मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। The relationship between religion and crime examines how religious belief, practices, and institution influence criminal behavior and social control. यही बताया मैंने आपको कि ये जो क्रिमिनोलॉजी है ये मानता है कि रिलीजन और क्राइम का जो रिश्ता है वो ऐसा है कि रिलीजन कहीं ना कहीं क्रिमिनल बिहेवियर को, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है और वो कंट्रोल करता है इंसान को गलत काम करने से, ठीक है। वो अच्छे काम करे, रिलीजन तो अच्छा काम करना ही सिखाता है,
लेकिन वही होता है, हर इंसान का अलग अलग अवधारणा होता है, मेंटल टेंडेंसीज होते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलीजन कैन गाइड मोरल बिहेवियर एंड डिस्करेज रॉन्ग डूइंग। जो हमारा धर्म है, किसी का भी धर्म हो, वो मोरल बिहेवियर को गाइड करता है, क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताता है, और गलत करना पाप है, ठीक है, और नहीं करना चाहिए उसको डिस्करेज करने का भी काम रिलीजन करता है। Religious teachings often define what is considered sinful or immoral, which may overlap with criminal laws। ठीक है, रिलीज हमारा जो धर्म है हमें सिखाता है कि क्या पाप है, क्या करना पाप है, क्या करना गलत है, क्या करना सही है, ये सारी चीज़ें हमें सिखाता है, और कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करता है क्रिमिनोलॉजी में कि भाई वो अपराध के रास्ते पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब रिलीजन एज अ प्रिवेंटिव फोर्स रोकेगा ही ना, जब आप घर में ही बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओगे, उनको बताओगे कि डिवाइन पावर क्या होता है, ईश्वर की दैवीय शक्ति क्या होती है, अल्लाह कैसे किसी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, गॉड कैसे किसी को प्रोटेक्ट करता है, कब तुमको नहीं प्रोटेक्ट करेंगे गॉड, ये सारी बातें जब हम बताते हैं, उनको लॉ अबाइडिंग बिहेवियर सिखाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रिवेंटिव फोर्स का काम करता है अपराध के नज़र में। ठीक है, और वो अपराध को रोकता है। तो ऐसे ही करके ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं रिलीजन जो है हमें इन्फ्लुएंस करता है अपराध न करने की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। विमेन का मतलब महिला, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा जो है महिलाओं के साथ बहुत बढ़ने लगा था। ठीक है, आपको पता है इंसान ज़रूरत जो है आविष्कार की जननी है। ऐसा माना जाता है कि इंसान की ज़रूरतें जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे हमने खोज किया। ठीक है, हमें जूते की ज़रूरत थी तो हमने जूता बना लिया। पहले ज़माने के लोगों को पता भी नहीं था, जो आदि मानव थे उनको पता था क्या कि जूता क्या होता है। ठीक है, अभी तो जूते में भी वैरायटी आ गया है, सोल वाला जूता, फोल्ड वाला जूता, लेस वाला जूता, विदाउट लेस वाला जूता, समझ रहे हो। तो ये है, तो जब धीरे धीरे मतलब क्या बोलते हैं हम लोग डेवलप हुए, ठीक है, तो महिलाओं के साथ जो है अपराध बढ़ने लगा। डोमेस्टिक वायलेंस का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। डोमेस्टिक वायलेंस का कॉन्सेप्ट तब आया जब महिलाओं के साथ अपराध बढ़ने लगे। ठीक है, और अपराध ऐसा नहीं कि बाहर, घर में ही मारपीट का, गाली गलौज का, सेक्सुअल हरासमेंट का, इकोनॉमिक अब्यूज का, बहुत सारे ऐसे मैटर आने लगे जिसके कारण ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। ठीक है, अब डोमेस्टिक वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है हमारे क्रिमिनोलॉजी में क्यों डाला गया है, क्योंकि जब अपराध होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इंसान के फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, मतलब सबको इधर उधर कर देता है, क्या बोलते उसको, एकदम डिमोरलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक अब्यूज इन्फ्लिक्टेड ऑन वीमेन बाय फैमिली मेंबर, स्पेशली इन इंटीमेट और हाउस होल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, पति ने पत्नी को गाली गलौज दिया, थप्पड़ मार दिया, ठीक है, दहेज के लिए कुछ ऐसा डिमांड कर दिया, ये सभी डोमेस्टिक वायलेंस है। भाई अपनी बहन को मारता है, ठीक है, गाली देता है, या किसी के साथ अफेयर है उसका ताना देता है, डोमेस्टिक वायलेंस। बेटा अगर माँ को ऐसे करता है, डोमेस्टिक वायलेंस। सास अगर बहू को करती है, डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, इसमें कोई भी करे, अगर विक्टिम महिला है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है, करने वाला भी महिला हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो विक्टिम है वो महिला होगी, तो इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे वायलेंस होते हैं, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है। ठीक है, कि शादीशुदा है, पति उसको पैसा ही नहीं दे रहा, ठीक है,
तो वो कहाँ से खाएगी? अगर उसको कुछ लेना है तो कहाँ से लेगी? तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक अब्यूज़ है जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कवर होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकल वायलेंस है, इकोनॉमिकल ये साइको इमोशनल ये है वायलेंस है, साइकोलॉजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल वायलेंस है एंड इकोनॉमिक अब्यूज है। फिजिकल वायलेंस मतलब हीट कर दिया, स्लैप कर दिया, धक्का दे दिया, ठीक है। इमोशनल या साइकोलॉजिकल अब्यूज का मतलब डरा रहा है उसको, ह्यूमिलिएट करते हैं, कभी कभी धमकाते हैं, तो ये ऐसा है। सेक्सुअल वायलेंस का मतलब मैरिटल रेप, सेक्सुअल कोवर्जन, ठीक है, तो ऐसा। और नेक्स्ट है इकोनॉमिक अब्यूज, आप अपनी वाइफ को, बहन को, माँ को पैसा नहीं देते हो, उसके बेसिक नीड को डिनाई करते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। कॉज क्या है इसका? तो यही पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो नियम आ रहा है कि महिला जो होती है वो मार खाने के लिए होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी ये मान के चला जाता है कि मर्द है, लड़का है तो कभी भी कहीं भी जा सकता है, महिला है तो वो रात को नहीं जाएगी। दोस्तों के साथ भी आज भी लोग नहीं जाने देते अपनी बेटियों को। अब वहीं लड़का आवारागर्दी कहीं भी करे, 2 बजे आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो सिस्टम था शुरू से, वो अभी भी कहीं कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ये भी एक तरीके से है कि भाई मैं पति हूँ, तू पत्नी है, तू तेरे को दब के रहना पड़ेगा, मैं जो बोलूँगा वो होगा। तो इस तरीके से जो चलेगा ना, तो इस तरीके से क्या होगा? वायलेंस ही होगा। मैं अपनी वाइफ को अगर दबा के रखना चाहूँगा तो उसको गाली गलौज ही करना पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा। अगर वो प्यार से मैं चाहूँ कि उसको दबा लूँ तो नहीं दबेगी ना, समझ रहे हो? तो इसीलिए वायलेंस होगा, और वायलेंस होता है तो ये बहुत गलत है और ये पनिशेबल भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पैट्रियार्कल सोसाइटी नॉर्म्स थे वो भी, जेंडर इनइक्वालिटी भी इसके कारण है, ठीक है। फैमिली स्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल प्रेशर, कल्चरल एक्सेप्टेंस, ठीक है, लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के कारण हैं। इससे इफेक्ट क्या होता है? तो इससे इफेक्ट होता है महिलाओं को फिजिकल इंजरी भी होता है, कभी कभी मार पिटाई होता है, तो उसमें इससे गिर गई, चोट लग गया, या कोई ऐसे जगह पे माथे पे या बॉडी का कोई पार्ट टूट गया, तो इससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू हो जाएगा, ठीक है। इमोशनल ट्रॉमा में चली जाती हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस महिला के ऊपर भी और उससे होने वाले बच्चे पर भी, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो गया। अभी इसके लिए हमारे भारत में कानून क्या है? तो इसके लिए हमारे भारत में प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो 2005 में आया था, ठीक है। ये महिलाओं को फुल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। उसके अंदर उसको घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, और जिससे अलग रहना है उससे अलग भी रह सकते हैं, ठीक है। और ये फैमिली कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करके ये रेमेडी लिया जा सकता है। तो ये हो गया आपका विमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। पॉवर्टी एज अ कॉज ऑफ क्राइम। पॉवर्टी कैसे क्राइम का कारण बनता है? हम लोगों ने बहुत बार देखा, हर अपराध में पॉवर्टी का रोल था। चाहे आप विमेन वाले में देख लो, चाहे आप वाइट कॉलर में देख लो, चाहे आप कोई भी क्राइम उठा के देख लो, सब में कहीं ना कहीं गरीबी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता ही है, ठीक है। तो जब कोई इंसान मतलब गरीबी में होता है, ठीक है, और उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो बढ़ने लगती हैं, ठीक है, तो वो अचानक से अमीर होना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, बीवी बच्चों को घर देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार गलत इरादे से ही पैसा कमाना चाहता है, अमीर होना चाहता है, ठीक है। वो अपनी वाइफ को बेसिक नेसेसिटी देने के लिए भी, ठीक है,
जब वो क्या बोलते हैं स्ट्रगल करने लगता है, तब उसको बोला जाता है पोवर्टी, गरीबी, मतलब अत्यंत गरीबी। और उस समय पर इंसान अपने बच्चों को, बीवी को देख के कोई भी ऐसा क्राइम करना चाहता है जिससे उसके परिवार को घर, रोटी और कपड़ा मिल जाए। ठीक है, तो इंसान, आप मान लो ना, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास सब कुछ था, शादी हो गया, ऐसा समय आया, बीवी बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, मैं बीमार हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया, घर गिरवी हो गए। ठीक है, अब मैं सड़क पे आ गया। अब मेरे बच्चे भूखे हैं, बीवी मतलब परेशान चल रही है, मैं अलग परेशान हूँ गरीबी से, समझ रहे हो। तो इस परिस्थिति में अगर मुझे कोई बोले कि भाई तू इसको, ये माल जो है ना, यहाँ से वहाँ पे पहुँचा के आना, ठीक है, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, उसमें भले 1 करोड़ का ड्रग हो, मैं क्या बोलूँगा, दे दो मुझे, मेरे बैग में भरो, मैं लेके जाता हूँ। ठीक है, और उसके बदले मुझे 10 लाख देगा वो, तो मेरी बीवी, बच्चे, सबको फूड मिल जाएगा, हो सकता है भाड़े पे घर ले लूँ, मिल गया सब कुछ। तो हुआ ना, पॉवर्टी कहीं ना कहीं अपराध के पीछे का कारण बना ना। अब उसमें था 1 करोड़ का ड्रग्स, ड्रग्स का स्मगलिंग करना है गुनाह, है ना, अपराध है ना, तो मैंने अपराध कर दिया। तो ऐसा, तो पॉवर्टी जो है कहीं ना कहीं क्राइम का, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट एसेंशियल है। मतलब गरीबी जो है अपराध का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो यही है, मैंने ये इन शॉर्ट बताया। अभी मैं पढ़ देता हूँ। पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ क्राइम एज इट क्रिएट्स कंडीशन दैट पुश इंडिविजुअल टुवर्ड्स क्रिमिनल बिहेवियर। मैंने अभी यही बताया आपको कि जब मेरे साथ ऐसा होगा, मैं सड़क पे बिताऊंगा, मेरे बच्चे उधर भूखे सो रहे होंगे, बीवी इधर परेशान होगी, तब मुझे कोई बोले कि तू ये कर, मैं तेरे को इतना दूंगा, तो मैं सोचूंगा क्या? फिर नहीं सोचूंगा, फिर मैं वो अपराध कर दूंगा। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो poverty refers to lack of basic necessities such as food, shelter, education and employment। ये मैंने पहले ही बता दिया था। क्यों पॉवर्टी जो है क्राइम करने के लिए मेन एसेंशियल है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि भाई आपको इकोनॉमिक नीड है, पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, आप इतने गरीब हो समाज में कि आप सड़क पे रह रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार हो, तो उसका फ्रस्ट्रेशन भी तो आपके पास है, उसकी जो उसका गुस्सा आपके अंदर है, जिसके कारण आप अपराध कर लेते हो। आपका पढ़ा लिखा नहीं होना, ये भी एक अपराध का जो है कारण बनता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉवर्टी, तो हमें पॉवर्टी पे ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉवर्टी से अपराध क्या क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। मतलब कितने टाइप के अपराध आप पॉवर्टी के कारण कर सकते हैं। चोरी कर सकते हैं आप, रॉबरी कर सकते हैं आप, ड्रग ट्रैफिकिंग कर सकते हैं आप, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जितने भी होंगे आप वो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है। इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे क्रिमिनोलॉजी में ये पॉवर्टी एज अ कॉज ऑफ क्राइम? हेल्प्स अंडरस्टैंड द सोशल कॉज ऑफ क्राइम। क्राइम होने के सामाजिक कारणों में पॉवर्टी जो है एसेंशियल है, इसीलिए हम पॉवर्टी को एज अ कॉज ऑफ क्राइम समझ रहे हैं। गॉट इट? क्लियर है? क्वेश्चन है हमारा फ्रीड्स थ्योरी। ठीक है, ये एक ही बार पूछा गया था, लेकिन अपने को थोड़ा लंबा बताना था ना, तो मतलब अपने को इस बार ज़्यादा सवाल कवर करना था, तो इसीलिए मैंने इसको डाल दिया था। ठीक है, ये 100% नहीं आएगा। जो एक बार पूछा जाता है वो बहुत कम है, जो बार बार पूछा जाता है वो ऊपर था। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने लिया है तो हम इसको समझेंगे। फ्रीड्स थ्योरी एक थ्योरी है, ठीक है, जिसको सिगमंड ने दिया था। ठीक है, सिगमंड फ्रीड्स जो है एक ज्यूरिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ये थ्योरी दिया है। इस थ्योरी का मानना है कि इंसान का बिहेवियर जो है उसका माइंड रेगुलेट करता है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों ने पिछले थ्योरी में, बहुत सारे थ्योरी में ऐसा पढ़ा
कि नहीं इंसान का जो वो अपराध करने का जो है वो डिवाइन पावर है जिसके कारण अपराध होता है। फिर हमने देखा कि नहीं अपराध करने के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अपराध होने के बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो लोम्ब्रोसो ने दिया था, बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो हर जूरिस्ट ने अपने अपने हिसाब से थ्योरी दिया, मतलब उनका अपना थॉट था कि अपराध जो है इस कारण से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सिगमंड फ्रॉइड है, ये एक जूरिस्ट है, इनका मानना है कि जो अपराध होता है ना, क्योंकि इंसान का बॉडी जो है, आपका जो फिगर है, इंसान का जो पूरा स्ट्रक्चर है बॉडी, ठीक है, वो कैसे किससे रेगुलेट होता है? माइंड से। अगर आपका माइंड नहीं चलेगा तो आप कहीं कोने में जाके बैठे रहोगे, लोग पागल बोलेगा। करेक्ट। तो आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको सही से चलने के लिए जरूरी है कि आपका माइंड सही चले। समझ रहे हो? अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके का ईगो आ गया, अग्रेशन आ गया, या कोई ऐसा सुपर ईगो आपके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, आप अपराध कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में कुछ सही नहीं चल रहा है। सिगमंड फ्रॉइड जो है ये जूरिस्ट, उसका यही मानना है कि कोई भी अपराध जो होता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कब होगा? जब आपके माइंड में सब कुछ सही चलेगा, आप अच्छे से रहोगे, डेवलप हो गया। ठीक है, अगर आपके माइंड में ही कुछ खिचड़ी पक रहा है तो फिर आप अपराध कर दोगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है सिगमंड फ्रॉइड की ये थ्योरी क्रिमिनल बिहेवियर को अनजाने में होने वाला साइकोलॉजिकल झगड़ा, ठीक है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई किसी तरीके का एक होता है ना इफेक्ट, उसका रिजल्ट बताता है। ठीक है, इंसान का बिहेवियर जो है उसके माइंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है प्रभावित होते रहता है। अगर मेरे अंदर में ईगो आ गया कि आरती मेरे से ज़्यादा नंबर ले आई, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मुझे आरती से ज़्यादा नंबर चाहिए एग्जाम में। समझ रहे हो? तो ये है, तो फ्रॉइड्स थ्योरी का सीधा सा सिद्धांत है कि माइंड का स्ट्रक्चर जो है आपके बॉडी को रेगुलेट करता है, इसीलिए अपराध आपके माइंड के स्ट्रक्चर के किसी न किसी गड़बड़ी के कारण ही हुआ है। चाहे वो ईगो हो, चाहे वो सुपर ईगो हो। यहाँ पे आईडी जो दिया हुआ है ना, आईडी का मतलब होता है अग्रेशन। ठीक है, या आपके अंदर आ गया कि भाई मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी, सेल्फलेसनेस आ गया आपके अंदर, तो ये भी, या आपका इम्पल्स डिसऑर्डर, ठीक है, ये सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो फ्रॉइड्स थ्योरी कुल मिला के यही बोलता है। ठीक है, इसका की पॉइंट है crime has psychological roots, not just social and economic causes। ये अभी ही मैंने बताया कि इंसान का जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, उसके कारण भी अपराध होता है। ये फ्रॉइड्स का जो थ्योरी है, ये नहीं मानता कि भाई सिर्फ इकोनॉमिक कॉजेस ही हैं अपराध के, या सोशल कॉजेस ही होते हैं, या बायोलॉजिकल कॉजेस ही होते हैं। नहीं, साइकोलॉजिकल कॉजेस भी होते हैं, जिसके अंदर इंसान के अंदर कोई ऐसा ईगो आ गया, अग्रेशन आ गया, ठीक है, या कुछ ऐसा मतलब सुपर ईगो टाइप का आ गया, तो उससे भी वो अपराध कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रॉइड्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 36। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में आप लोगों को मैंने कई बार बताया था, मैं आज वापस से सवाल है तो अपन डील करेंगे। क्रिमिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम अपराध से जुड़े हर पहलू को देखेंगे। ठीक है, हमने देखा इसके अंदर पिनोलॉजी भी, पिनोलॉजी का मतलब अपराध शास्त्र। इसके बाद हमने देखा विक्टिमोलॉजी के बारे में,
कि विक्टिम के साथ क्या हो सकता है, उनको कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा। तो विक्टिम के बारे में स्टडी विक्टिमोलॉजी, पनिशमेंट के बारे में स्टडी पिनोलॉजी, क्रिमिनल के बारे में स्टडी क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी के ही अंदर हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जब कोई बच्चा अपराधी होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट या डेलिक्वेंट जुवेनाइल। ठीक है, ये गवर्न होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से, जेजे एक्ट से। ठीक है, जेजे एक्ट के अंदर मुख्यतः 2 बच्चों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, पहला है जुवेनाइल इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन। ठीक है, और दूसरा है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। पहले कैटेगरी जो मैंने बताया उसमें वैसे बच्चे आते हैं जिसने अपराध नहीं किए हैं, वो सिर्फ भीख मांगते नजर आए या कहीं पे अब्यूज्ड हो रहे हैं, ठीक है, या कहीं ऑर्फन में मिला है वो, ठीक है, या किसी स्टेशन पे कोई छोड़ के चला गया, तो वैसे बच्चों को यहाँ पे जुवेनाइल इन नीड केयर प्रोटेक्शन में रखा जाता है। यहाँ पे जो बच्चों को रखा जाता है तो इनको देखभाल कौन करता है? इनका देखभाल करता है चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी, CWC इसको जो है डील करता है। दूसरा वाला जो बच्चा है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ये वाले बच्चे वो होते हैं जो अपराध करके आते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चे अपराध करके आते हैं इसका जो ट्रायल होगा, ठीक है, या उसको वो किस एज में है, उसको किस चीज की जरूरत है, उसका रिहैब कैसे होगा, ये सारी चीजों को डील करने के लिए जो संस्था बनाई गई है वो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, अभी इसमें पूछा गया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अगर आपसे पूछे कि CWC क्या करता है, तो CWC वैसे बच्चों का देखभाल या वैसे बच्चों के लिए नियम बनाता है जो बच्चे सड़क पे पाए जाते हैं, या जो बच्चे भीख मांगते पाए जाते हैं, या जो बच्चे ऑर्फन्ड हो, या जो बच्चे अब्यूज्ड किए गए हों, वैसे बच्चे, मतलब चाइल्ड इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन वाले जो बच्चे हैं उसको डील CWC करेगा। तो अभी हम डील करने वाले हैं जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों का, जिसको JJB डील करता है। अभी आपने देखा होगा पोर्शे कार वाला बहुत लाइमलाइट में था। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास जब वो मैटर गया तो उन्होंने उसको बेल दे दिया। ठीक है, हमेशा याद रखना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मानना है कि कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम का हो और वो अपराध किया है, ठीक है, और उसमें मैच्योरिटी लेवल अगर 16 से 18 साल के बच्चे में मैच्योरिटी लेवल हाई है, ठीक है, तो उसको अडल्ट के तौर पे देखा जा सकता है। ठीक है, और ये फैसला कब हुआ? ये फैसला निर्भया केस के बाद जो 2012 में हुआ था, उसके बाद अमेंडमेंट आए JJ एक्ट में, और उसमें कहा गया कि 16 साल से 18 साल के बच्चे में अगर मैच्योरिटी लेवल अडल्ट के बराबर होगा तो हम उसको अडल्ट के तौर पे डील करेंगे। उससे पहले 18 साल से कोई भी बच्चा हो नीचे तो वो अडल्ट नहीं माना जाता था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 2012 के बाद आया। अभी ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है आपका, ये क्लियरली बोलता है कि भाई 16 साल से नीचे का अगर कोई बच्चा है तो उसका जो ट्रायल होगा वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा, और वहाँ पे एकदम फ्रेंडली व्यवहार होगा। बच्चे को ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो कहीं कोर्ट में आया है, वहाँ पे उसको एकदम दोस्ती यारी के जैसे सब कुछ समझाया जाएगा, फिर उसका ट्रायल होगा, ठीक है, और उनको फिर स्पेशल होम में भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही है जो डील करता है ऐसे बच्चों का, और उनको उनके अंदर है कि उनको बेल देना है या रखना है, या उनको रिहैब करना है, या उनको स्पेशल होम में भेजना है, या ऑब्जर्वेशन होम में भेजना है। ये सारी जिम्मेदारी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की है। ठीक है, अभी मैं पढ़ देता हूँ।
The Juvenile Justice Board is a legal authority established to handle cases involving juvenile in conflict with law. ये मैंने अभी बताया था. It aims to rehabilitate rather than punish young offender. ठीक है, ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है इनको बच्चों को रिहैब करने के लिए बनाया गया था, ना कि बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए. ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कौन कौन से सजा नहीं दे सकते. ठीक है, तो बच्चों को जो है डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट कभी नहीं दिया जा सकता. ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है. लॉ में सीधा क्लियर लिखा है, बच्चा कोई भी अपराध कर ले, चाहे वो 7 मर्डर करे, 10 मर्डर करे, कोई भी अपराध करे, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और ये क्या बोलते हैं डेथ पेनल्टी कभी नहीं दिया जा सकता. ठीक है, तो लेमैन में लोगों को लगता है कि यार वो अमीर था इसीलिए छोड़ दिया गया. नहीं, अमीर था इसीलिए नहीं छोड़ा गया, वो बच्चा था इसीलिए छोड़ा गया. ठीक है, तो बहुत सारी अवधारणाएं लोग लगा लेते हैं कि पोर्शे कार में था, बिक गए लोग, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो वो था जज था वो पैसे में खरीद लिया गया. तो ऐसा नहीं होता है. हम लोग लॉयर हैं, लॉ को पढ़ते हैं, लॉ में क्लियरली लिखा है कि भाई 18 साल से नीचे के बच्चे में एक्सेप्शन केस है 16 से 18 जिसमें बहुत बड़े अपराध कर लिए हों. ठीक है, मर्डर या रेप जैसा. अगर कोई रेगुलर अपराध है, वो कार से जा रहा था, उसको जो ड्राइविंग कर रहा था वो नहीं संभला उससे, तो लोगों के ऊपर चढ़ गया. ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटेंशनली तो उसका मर्डर करने का नहीं था इरादा, न रेप करने का इरादा था, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आया ही नहीं. और रेयर में आएगा नहीं तो वो बच्चा 16 साल का हो या 17 साल का हो, उसको अडल्ट हम मान ही नहीं सकते. और अडल्ट नहीं मानेंगे तो बेल का प्रावधान है, तो बेल तो देना ही पड़ेगा ना. लॉ में जब नियम है तो देना पड़ेगा. तो लोग कोसते हैं कि ये वो हो गया, ऐसा नहीं होता है. जो नियम है वही होता है. ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो कंपोजिशन है उसमें एक जुडिशियल ऑफिसर रहता है. ठीक है, और 2 सोशल वर्कर होते हैं. मतलब 3 लोगों का ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस बोर्ड का बनाने का? बच्चों को रिहैब करना, रिफॉर्म करना. ठीक है, उनको केयर, प्रोटेक्शन और गाइडेंस देना, और जुवेनाइल केसेस का ट्रायल बहुत फास्ट हो ये भी देखना, और बच्चों को काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए, मॉनिटरिंग की जाए, ये सारी चीज़ें भी इसका ऑब्जेक्टिव है. जेजेबी का पावर और फंक्शन क्या है? तो ये इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं बच्चों का, ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं बच्चों का, मतलब जो अपराध करके आया है, फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि इसको करेक्शनल फैसिलिटी में रखना है. ठीक है, रिहैब के लिए, या इस बच्चे को ऐसे ही बेल दे देना है, छोड़ देना है. ठीक है, टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स टू इंश्योर वेलफेयर ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग. जब तक ये लीगल प्रोसीडिंग चलेगा तब तक बच्चे के साथ सारे जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं बच्चे के वेलफेयर के लिए, वो सारी चीज़ें की जानी चाहिए. ठीक है, डायरेक्ट प्लेसमेंट इन ऑब्जर्वेशन होम्स और स्पेशल होम्स इफ़ नेसेसरी. तो कोई बच्चा आया है जिसको ऑब्जर्वेशन होम की ज़रूरत है, तुरंत उसको वहाँ पे प्लेस करेंगे. कोई बच्चा है जिसका ट्रायल शुरू होने वाला है, तुरंत उसको जो है स्पेशल होम में भेज देंगे. तो ये सारी चीज़ें जो है जेजेबी के पास होता है. इम्पोर्टेंस क्या है इसका, क्यों बनाया गया? तो चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के साथ ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया था, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में लाएंगे बच्चे डर जाएंगे, लोग रहेंगे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी संस्था हो जो सिर्फ बच्चों के लिए काम करे, तो वो चाइल्ड फ्रेंडली होता है. ठीक है, तो इसीलिए ये जेजेबी का जो है अप्रोच लाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिजन रिफॉर्म्स इन इंडिया. प्रिजन रिफॉर्म, प्रिजन का मतलब जेल. ठीक है, कारागृह, और रिफॉर्म का मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें डेवलपमेंट. ठीक है, कि क्या हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं. तो भारत में प्रिजन रिफॉर्म के संदर्भ में आपसे सवाल पूछ रहा है. ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं.
रिफॉर्म के नाम पर आपका जो है ये मालीमत कमेटी है, उनके भी सिफारिश के बाद कुछ बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका कोठारी कमेटी था, उन्होंने भी रिहैब के ऊपर अपना क्या बोलते हैं सजेशन दिया था, ठीक है। तो रिफॉर्म का जैसे पहले टाइम पे ना पैरोल या फरलॉ ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, ठीक है। आज आपको अगर बेटी की शादी है, आप तुरंत जेल अथॉरिटी को पैरोल के लिए बोलो, आपको मिल जाता है। अभी देखो ये एक आसाराम बापू हैं, उनको 10-15 बार मिल गया। ये क्यों मिला? प्रिजन रिफॉर्म्स के ही कारण, ठीक है। कि भाई किसी को अगर ऐसा मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, ग्राउंड होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी आपको दे दे, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, क्यों रिफॉर्म की जरूरत थी? अब अभी भी है, ऐसा नहीं है कि प्रिजन रिफॉर्म्स हमारे भारत में पूरा हो गया, नहीं, हो रहा है धीरे धीरे। उस टाइम से आज के ज़माने तक जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसा रिफॉर्म दिखता है कि हाँ हुआ है रिफॉर्म, पहले जैसा अभी नहीं रहा है, ठीक है। रिफॉर्म का पर्पज क्या है? रिहैब करना, कहीं ना कहीं जो कैदी हैं, ठीक है, उनको रिहैब करना। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में ओपन जेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में ओपन जेल का कॉन्सेप्ट आया, बराबर, ये भी प्रिजन रिफॉर्म के अंदर ही आया है। इसके बाद आपने ये जो कारागृह हैं वहाँ पे वोकेशनल प्रोग्राम होता है, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया जाता है। अगर आपको कॉपी बुक चाहिए, पढ़ने का सामान चाहिए, आपको वो भी प्रोवाइड किया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। अभी देखो, अभी बच्चों को अलग रखा जाता है, महिलाओं को अलग रखा जाता है, बड़े बड़े अपराधी को अलग रखा जाता है, छोटे मोटे अपराधी को अलग रखा जाता है, करेक्ट। ये क्या है? ये रिफॉर्म ही है। पहले एक जमाना था जब सारे अपराधी को एक ही सेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। आज देखो, आज पूरा मतलब ये बड़ा अपराधी हैबिचुअल है, इसको एक सेल में डालो, ये माइनर है अलग डालो, ये विमेन है विमेन सेल में डालो, मतलब सबको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं रिफॉर्म ही है। फिर हम प्रोबेशन पे अभी छोड़ते हैं, पहले ज़माने में प्रोबेशन का कोई फंडा ही नहीं था, समझ रहे हो। प्रोबेशन पे भी अभी हम लोग छोड़ने लगे हैं, पेरोल पे छोड़ देते हैं। तो ये क्या है? ये प्रिजन रिफॉर्म का ही एक एग्जाम्पल है। अभी हम जो भी जेल के स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं हाई क्वालिटी का, ठीक है। जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अच्छा से कर रहे हैं। पहले एक ज़माना था, ऐसा माना जाता है कि खाना भी जेल में सही से नहीं मिलता था। अभी मतलब महीना 2 महीने 6 महीने पे जेल के खाने का मुआयना होता है, खाना सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। जेल को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। पहले ज़माने में मतलब एक पंखा हुआ करता था, वो भी मतलब बंद है तो बंद है, ऐसा। अभी सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक है, ठीक है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ताकि कोई किसी भी कैदी के साथ कुछ गलत ना हो, समझ रहे। तो ये सब कैसे आया, ये सब क्यों हो रहा है, रिफॉर्म क्यों हो रहा है? तो समय समय पर गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने कमेटी बनाई कि भाई एक कमेटी बनाओ जो ये मुआयना करेगा कि अभी हमारे पास क्या सिस्टम है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले 1999 में एक कमेटी बना था जिसका नाम था ऑल इंडिया जेल कमेटी, ठीक है। उस कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट सौंपा जिसमें उन्होंने कैदियों के ट्रीटमेंट, ह्यूमन ट्रीटमेंट होता है ना, मानवीय व्यवहार, उसको ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दिया कि जेल में कैदियों के साथ बर्बरता होती है, इंसानियत नहीं देखा जाता, कैदियों को कभी भी जाके मार देते हैं, पीट देते हैं, माइनर मिस्टेक के लिए उनको सुना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जेल के अंदर ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो ये आया। फिर उसके बाद बहुत सारे कानून बने होंगे, हर कमेटी के रिपोर्ट के बाद वो कानून अमल में लाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1969 में कोठारी कमेटी का गठन हुआ, जिन्होंने रिकमेंड किया रिहैबिलिटेशन को, ठीक है। उनका जो रिकमेंडेशन था कि भाई जो भी कैदी है जिसमें रिहैब होने की गुंजाइश है उसको अब जेल में ना रखें, ठीक है, उनको किसी और जगह पे रखें और रिहैब करने की कोशिश करें। फिर बना मालीमत कमेटी 2003 का, ठीक है। इन्होंने सजेस्ट किया रिफॉर्म्स इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उनको रिफॉर्म करने का सिफारिश किया कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में गड़बड़ियां हैं जिसको सुधारा जाना चाहिए। फिर आपका आया जस्टिस अय्यर कृष्णा अय्यर कमिटी, इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया एम्फसाइज्ड प्रिजनर्स राइट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इन्होंने कैदियों के अधिकार और उनको ट्रेनिंग के बारे में गवर्नमेंट को सजेस्ट किया, ठीक है। तो ये समय समय पे अभी भी कोई कमेटी काम कर रहा होगा, लेकिन अभी मुझे इतना याद नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रिजन रिफॉर्म के संदर्भ में कमेटियां बनती रही हैं, उनके रिकमेंडेशन आते रहे हैं और उसके हिसाब से फिर आगे स्टेप्स लिए गए हैं। ये प्रिजन रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है? तो प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रिजनर, पहले ज़माने में अपराधियों के भी अधिकार होते हैं, ये माना ही नहीं जाता था, समझ रहे हो। कभी कोरे से मारा जाता था, कभी बेल्ट से मारा जाता था। आपने सुना होगा थर्ड डिग्री में रखा गया, मतलब थर्ड डिग्री का मतलब उल्टा लटका के एकदम सरिया से मारो, थर्ड डिग्री। अभी है क्या वो थर्ड डिग्री? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने रिफॉर्म लाया है, ठीक है। हेल्प्स रिहेबिलिटेट एंड रीइंटीग्रेट ऑफेंडर्स इनटू सोसाइटी, हमने प्रोबेशन लाया, हमने पेरोल का सिस्टम दिया, हमने फरलो दिया, ठीक है। अभी हमने, आपको पता होगा क्रिमिनल ये इसमें BNSS में, ठीक है, प्रोविजन है कि अगर कोई अपराधी अंडर ट्रायल है और आधा से ज़्यादा सजा काट लिया है तो उसको बेल पे रिहा किया जाएगा। क्या है ये? रिफॉर्मेशन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा फिर हमने बहुत सारे कैदियों को डिवाइड किया, जो जिस रैंक का है उसको उस रैंक में रखे ताकि ओवर क्राउडिंग भी ना बढ़े। एक ही जेल में सबको डाल दोगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, अगर आप कैटेगरी बना के डालोगे तो फिर कम रहेगा, ठीक है। फिर इससे क्या होगा? प्रिजन रिफॉर्म से डिसिप्लिन आएगा, सेफ्टी आएगा, ठीक है, और प्रिजन मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्स रैकेटिंग। सेक्स रैकेट का मतलब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, 7 महिलाएं और 4 जिम्मेदार नागरिक पकड़े गए। क्या है? सेक्स रैकेटिंग है, ठीक है। मतलब महिलाओं के साथ शारीरिक जो धंधा होता है, प्रोस्टिट्यूशन एक तरीके से बोल लो, ये सेक्स रैकेटिंग ही है। सेक्स रैकेटिंग रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेक्स रैकेटिंग का मतलब क्या होता है? तो इलीगल एंड कोअर्सिव सेक्सुअल एक्टिविटीज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क। सेक्स रैकेटिंग भी एक क्राइम नेटवर्क के तरीके से काम करता है। लड़कियों का सप्लाई होता है, ग्राहक ढूंढे जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, फिर काम होता है, ठीक है। तो ये इलीगल एक्टिविटी जो है एक तरीके से क्रिमिनल नेटवर्क के जरिए होता है। क्यों होता है? फाइनेंशियल एंड मटेरियल बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। सेक्स रैकेटिंग के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड अब्यूज, पोर्नोग्राफी रैकेट, ये सारे कहीं ना कहीं सेक्स रैकेटिंग के ही फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। क्यों होता है सेक्स रैकेटिंग? पोवर्टी एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ऑफ विक्टिम, मतलब पोवर्टी और इकोनॉमिक
वल्नरेबिलिटी, कभी कभी बोलने में भी नहीं जमता, ठीक है, ऑफ विक्टिम, मतलब वल्नरेबल जो विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, जिनको इकोनॉमिक या पॉवर्टी के कारण इस धंधे में आना पड़ता है, तो ये भी एक कारण हो जाता है। अब कोई महिला है, पति मर गया है, ठीक है, या पति बीमार है, उसको पैसे की ज़रूरत है, कोई नहीं है उसके साथ, ठीक है, कहाँ जाएगी वो? पैसे कमाने जाएगी। पैसे कमाने जाएगी, लालच आएगा, ठीक है, कि भाई पैसा ज़्यादा भी कमाना है, ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो गरीबी से भी जूझ रही है। तो गरीबी और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी जो है वो सेक्स रैकेटिंग का एसेंशियल है, ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, शिक्षा की कमी और जागरूकता की कमी भी कहीं ना कहीं सेक्स रैकेटिंग का कारण होता है। नेक्स्ट है डिमांड फॉर कॉमर्शियल सेक्स एंड इलीगल सेक्सुअल सर्विस। जब मार्केट में डिमांड बढ़ता है, भाई लड़कियों का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, पैसे वाले लोग हैं, तो ये धंधा भी वैसे ही तेजी से चलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है, डिमांड। नेक्स्ट है वीक लॉ इन्फोर्समेंट, ये तो 100% है, इसमें कोई कमी ही नहीं है। अगर लॉ स्ट्रांग हो, जगह जगह पे छापा लगे, जहाँ पे भी ऐसे लड़कियां और लड़के मिलते हैं और उसके जो मास्टरमाइंड है वो मिलते हैं, तुरंत उसको लटका दो, 1 महीने के भीतर फांसी की सजा दे दो, अगले दिन आपको वो रैकेट कहीं दिखेगा नहीं, ठीक है। तो लॉ इन्फोर्समेंट का वीकनेस तो ये तो 100% है, ठीक है, कि पकड़े भी गए, 6 महीने का जेल होगा, छूट जाएंगे, फिर करेंगे, 6 महीने का जेल होगा, फिर छूट जाएंगे, ठीक है। इसमें इतना बड़ा कोई सजा भी नहीं दिया है कि 20 साल की सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या हैंगिंग, ऐसा कोई सजा ही नहीं है, ठीक है। और न पुलिस उस हिसाब से काम करती है, चल रहा है भाई चलने दो। पुलिस पकड़ेगा किसको? तो जहाँ पे पति पत्नी होटल बुक किए हैं वहाँ पे, जहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंजॉय करने जाएंगे वहाँ पे, उनको यहाँ ऐसे जगह नहीं मिलेंगे जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा या ऐसा कोई प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा होगा या जहाँ पे ये पोर्नोग्राफी का धंधा चल रहा होगा, वहाँ पे पुलिस कभी नहीं जाएगा। पुलिस जाएगा इनोसेंट लोगों के रिलेशनशिप का जहाँ का प्रदर्शन हो वहाँ पे, और वहाँ पे अपना वो दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं वीक लॉ इन्फोर्समेंट है जिम्मेदार। और लास्ट है क्रिमिनल नेटवर्क, ठीक है, जिसके ज़रिए ये सेक्स रैकेटिंग चलता है। तो ये भी है। इससे इफेक्ट क्या होता है? तो विक्टिम को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, हेल्थ रिस्क रहता है, ठीक है, और फैमिली टूट जाते हैं इसके कारण, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को प्रोमोट मिलता है। लीगल प्रोविज़न क्या है इस सेक्स रैकेटिंग को रोकने के लिए भारत में? तो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है 1956 का, आईपीसी है जो कि बीएनएस हो गया है, जिसके अंदर रेप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया है। इसके बाद पॉक्सो एक्ट है जिसमें बच्चों के साथ किए गए सेक्सुअल एक्टिविटी, पोर्नोग्राफी, ये सारे अपराध माने गए हैं, ठीक है। इसके लिए काम करने वाली एजेंसी हैं पुलिस, एनसीपीसीआर और बहुत सारे एनजीओ हैं जो इस संदर्भ में काम करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी ट्रैफिकिंग एंड एंटी प्रोस्टिट्यूशन लॉज, अवेयरनेस प्रोग्राम, rehabilitation and counseling for victims, and international cooperation to combat cross border trafficking। अगर हम ये सारी चीज़ें करें तो हम कहीं ना कहीं सेक्स रैकेटिंग को रोकने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। कंक्लूजन में आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, सेक्स रैकेटिंग इज अ सीरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम exploiting vulnerable individuals, requiring legal, social and preventive measures to protect victim and dismantle criminal network। उम्मीद है आप सभी को
ये 38 नंबर का सवाल समझ में आया होगा।